नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं रणवीर सिंह राठौड़ आपके सामने आज लेकर आया हूं करंट जीके की एक सुमधुर सी यानी एक अच्छी सी कक्षा। उसमें आपको इन बीते दिनों में एक आध या दो दिन की कुछ जो विषय है अपना वो छूट रहा था, तो मैंने आज इसको समाहित किया है ना। थोड़ी 5-4 मिनट कक्षा लंबी होगी, लेकिन आपको लगातार बने रहना है। आज हमने प्रश्नों की संख्या थोड़ी बढ़ाई भी है। साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पहला प्रश्न है कि हाल ही में फिच ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी विकास दर का कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। तो साथियों, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, फिच नामक एक संस्था है, वो वित्त वर्ष 2021 में यानी इस वर्ष नहीं अगले वर्ष में भारत की जो जीडीपी विकास है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी। तो ये जो फिंच नामक संस्था है ये बता रही है कि भारत के जो विकास दर में गिरावट है वो 5% आएगी। कितनी आएगी? 5% आएगी। आप सब लोग जानते हो विश्व कोविड-19 महामारी से त्रस्त है पूरी तरह से, तो इसमें स्वाभाविक है अर्थव्यवस्था पर तगड़ा प्रहार हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये अपना उत्तर हुआ है ना। और वैश्विक अर्थव्यवस्था की माने है ना, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.6% गिरावट दर्ज की जाएगी फिच की माने तो, है ना। फिच जो एक संस्था है ना, जो जारी करती है स्वतंत्र रूप से आंकड़े, उसके अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट की भी। अगर फिच है ये कहाँ की एजेंसी है मित्रों? फिच अमेरिकन एजेंसी है ना। अमेरिकन क्रेडिट एजेंसी इसे कहा जाता है। इसकी स्थापना है 1947 में हुई थी ना। अमेरिकन क्रेडिट एजेंसी ये डाटाबेस तैयार करके बेचती है। ठीक है, और इसके वर्तमान अगर अपन बात करें है ना, प्रमुख की तो जॉन मुंडी है और वर्तमान जो सीए है वो है पॉल टेलर। ठीक है, तो ये कुछ तथ्य जो मैंने आपको बताई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कोरोना संकट के बीच दुनिया के तीसरे सबसे, बहुत अच्छा सा प्रश्न आया है कि हाल ही में कोरोना संकट के बीच दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। हाल ही में कोरोना संकट के बीच दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए, हमें ये बताना है। तो साथियों, इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो मार्क जुकरबर्ग है ये बन गए साथियों। मार्क जुकरबर्ग ये क्या बन गए हैं? अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात आती है मार्क जुकरबर्ग की साथियों, तो आप सब लोग जानते हो ये फेसबुक के क्या है, संस्थापक है ना। मार्क जुकरबर्ग, आप सब ये भी जानते होगे कि जैसे लॉकडाउन में दुनिया अपने घरों में कैद हो गई है, बहुत सारे व्यवसाय है ना, बिजनेस धंधे सब ना रुक गए हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, अधिकतर अपना समय सोशल मीडिया पर जाया कर देते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं है ना, एक तरफ नुकसान तो एक तरफ किसी का फायदा होता है। तो सीधा फायदा इन लोगों को जा रहा है। तो फेसबुक ने है ना ये सबसे अमीर है ना, कोरोना संकट के बीच अमीर व्यक्ति तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। ठीक है, और अब एक बात करते हैं अपन है ना, एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर अब आपके दिमाग में तीसरे से संबंधित आया है तो मैं एक चीज़ आपको ये भी बता देता हूँ, प्रथम कौन है साथियों। प्रथम, ये जो 4 नंबर यहाँ मैंने विकल्प दे रखा है, जेफ बेजोस, ये प्रथम है, मतलब दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है जेफ बेजोस। और ये किस कंपनी का है ना फाउंडर है? अमेजॉन यानी अमेजॉन का फाउंडर है। ये कौन? जेफ बेजोस। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें दूसरे स्थान पर, देखो तीसरा आ गया, तो दूसरे स्थान पर साथियों 1 नंबर विकल्प सही है, बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स दूसरे स्थान पर है। तो ये भी ध्यान रखने ला, दूसरे स्थान पर है, ये प्रथम स्थान पर है। मार्क जुकरबर्ग तीसरे स्थान पर है ना। अब बात करते हैं अपन लोग बिल गेट्स, और बिल गेट्स को तो आप सब लोग पहले से ही काफ़ी जानकारियाँ इसके बारे में आप लोग रखते हो। माइक्रोसॉफ्ट के ये क्या है? संस्थापक है। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है आप सब लोग ये भी जानते हो 1975 में हुई थी। इसके साथ एक बंदा और भी था संस्थापक है ना, एक साथ और था जिसका नाम था पॉल एलन। क्या नाम था? पॉल एलन। माइक्रोसॉफ्ट के 2 संस्थापक एक साथ जॉइंट में, एक तो बिल गेट्स, एक पॉल एलन। ठीक है, 1975 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब बात आती है चौथे विकल्प की, मुकेश अंबानी की। तो मुकेश अंबानी साथियों हमारे भारत के सबसे क्या है? अमीर व्यक्ति है, भारत के सबसे
अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक है, और अब फेसबुक की बात हम कर रहे थे, है ना। ये सबसे पहले मार्क जुकरबर्ग की बात की है, फेसबुक से संबंधित है। तो फेसबुक से कुछ तथ्य है, जैसे आई फॉर इंडिया प्रोग्राम फेसबुक ने लॉन्च किया है। कैचअप, है ना, कैचअप एक वीडियो कॉलिंग का प्रोग्राम हाल ही में फेसबुक ने शुरू किया है। लिब्रा नामक करेंसी भी क्या किया है? फेसबुक ने ही जारी किया। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हुए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपने मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपना मानव रहित, मतलब जिसमें मानव नहीं है, ठीक है, और वह ड्रोन हेलीकॉप्टर का सफलतापूर्वक क्या किया गया है? परीक्षण किया गया है। तो ये कौन सा है? तो साथियों, अगर इस प्रकार की बात आती है तो अब चाइना ऐसा देश है, ये ऐसा काम, है ना, तरह तरह की चीज़ें कर रहा है। कभी ये उपग्रह लॉन्च कर रहा है ना, और मैंने आप लोगों को बताया है कभी ये मंगल मिशन कर रहा है। ठीक है ना, दुनिया को, है ना, भारी तबाही में झोंक करके इस देश ने, है ना, मतलब इस प्रकार के ये प्रोग्राम वगैरह ये कर रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दे। तो अब बात करते हैं अपन लोग, ये काम किसने किया है? चाइना ने। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग ये भी लगातार बनाए रख लेना कि भाई चाइना की राजधानी की बात हम करते हैं, बीजिंग है। एशिया महाद्वीप का ये, है ना, विश्व का ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला ये क्या है भाई? देश चाइना है। और प्रथम और द्वितीय स्थान पर अपना देश है भारत है। ठीक है, और खूब सारी बातें हमने की थी कि इसकी करेंसी की बात की, रेन मिनवी, है ना, प्रचलन में जिसका नाम आप सब लोग जानते हो, है ना, काफ़ी युआन हम नाम उसका लेते हैं। और एक चीज़ आप लोग ये भी ध्यान रख लेना, एक भारत और चीन के बीच एक अभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, ये अभ्यास है सेनाओं का, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब बात आती है चीन की। तो साथियों, चीन ने ही, है ना, अभी हाल ही में सिंगयून, मैंने आपको बताया था, सिंगयून 201 और 202 उपग्रह लॉन्च किसने किया? चीन ने लॉन्च किया है। तियानवेन फर्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ। तियानवेन फर्स्ट उपग्रह लॉन्च भी, मंगल मिशन, ध्यान देना भी, तियानवेन फर्स्ट मंगल मिशन लॉन्च किसने किया है? ये भी चीन ने ही किया है। तो ये कुछ, है ना, अच्छे तथ्य थे जो मैंने आपको लगातार दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर कि हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ध्यान देना भाई, किस देश को, ठीक है, किस देश में, ये ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, हाल ही में किस देश ने भारतीय पुरातत्व विभाग को 11 साल पुराना शिवलिंग मिला है? यहाँ थोड़ा सा ये देख लेना किस देश में है साथियों, यहाँ पर क्या है, में किस देश में भारतीय पुरातत्व विभाग को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो ये अगर बात करेंगे अपन, 2 नंबर विकल्प सही है ना। वियतनाम में ये 1100 साल पुराना क्या मिला है? शिवलिंग मिला है। और ये मिला किसको है? हमारे, है ना, भारतीय पुरातत्व विभाग को। किसको मिला है? भारतीय पुरातत्व विभाग को मिला है। ठीक है, ASI जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, ASI। ठीक है, ASI। ठीक है, तो अब ध्यान दें, अब बात अपन लोग ये कर रहे हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग से संबंधित इसकी स्थापना कभी 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा स्थापना इसकी की गई, भारतीय पुरातत्व विभाग की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साथियों कुछ और तथ्य की, जैसे वियतनाम की बात कर रहे हैं। देश कौन सा है? वियतनाम। वियतनाम, है ना, अभी, और ये जो जानकारी है साथियों ये किसने दी है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है? ये विदेश मंत्री हमारे जो है S सुब्रमण्यम जयशंकर ने खुद ट्वीट करके इसकी क्या दी थी? जानकारी देश को दी थी। वियतनाम की राजधानी हनोई है साथियों, हनोई। कौन सी है? हनोई। अगर आपसे कोई ये पूछ लें कि यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है, तो ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। वियतनामी डोंग, वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है, वियतनामी डोंग। और इसके यहाँ पर भी एक, अगर अपन जान लें कि इसके राष्ट्रपति का क्या नाम है, तो वो है MG टोंक। MG टोंक यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और ये जो मूर्ति मिली है साथियों बलुआ पत्थर से निर्मित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिली है? अब आपके समझ में आ गया होगा कहाँ पर? वियतनाम में। अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में बढ़ते संक्रमण की वजह से किस राज्य ने सभी निजी, ध्यान देना, हाल ही में बढ़ते संक्रमण की वजह से किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है?
तो अब अगर अपन बात करें यानी संक्रमण कोरोना और बढ़ते संक्रमण, और संक्रमण किसका, ये तो आपको सबको पता है वर्तमान में किसका चल रहा है, कोविड-19 का। और इसके संक्रमण की वजह से एक राज्य ऐसा जिसने सभी जो प्राइवेट अस्पताल है, निजी मतलब प्राइवेट, उनको अपने अंडर में ले लिया है और वहाँ पर ना मरीजों के लिए कुछ सुविधाएं वगैरह की जा रही है। तो ये जो सरकार है वो कौन है, महाराष्ट्र में साथियों। महाराष्ट्र ही वर्तमान में सबसे ज़्यादा कोरोना वाला है ना त्रस्त जो अपना क्या है, अगर अपन देश राज्य माने तो ये, अगर देश की बात करें मित्रों तो विश्व में सबसे ज़्यादा अमेरिका पीड़ित है। और राज्य की अगर बात करें तो भारत में, अपने भारत में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा वहाँ कोरोना मरीज संक्रमित है और मृत्यु भी सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको साथ साथ में बता दिया है, इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, और विशेषकर है ना कोरोना संकट को देखते हुए 80% जो सीटें होती है, 80% सीटों को क्या कर लिया है ना, उस पर अधिकार कर लिया किसने, सरकार ने, प्राइवेट हॉस्पिटलों के ऊपर। अब बात आती है मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और आप ये भी जानते हो यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। 3 पार्टियों का गठबंधन है, शिवसेना और एक आप सब एनसीपी और शरद पवार वाली है ना, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, और एक है कांग्रेस सोनिया गांधी वाली। ठीक है, तो सीट पर अधिकार ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। कि एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको यहाँ के गवर्नर की बारे में अगर कोई पूछ ले तो साथियों याद रखना भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और एक चीज़ आप याद होगा आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट के हाल ही में नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिसका नाम क्या है, दीपांकर दत्ता। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई है। संजय गांधी नेशनल पार्क भी यहीं है, घुघुमुल नेशनल पार्क भी यहीं है, नवेगांव नेशनल पार्क भी यहीं है ना। मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला ये भी प्रथम राज्य था। तो बहुत सारी बातें मैं आपको हर रोज़ बता रहा हूँ, आज अगर नहीं याद हुई तो कल याद होगी, लेकिन आपको निरंतर बस इस कक्षा का अर्थ ग्रहण करने के लिए आपको निरंतर ये 20-25 मिनट 22 मिनट इतने समय में आपको जुड़ना ही होगा, है ना। तब जाकर के आप लोग क्या होगे, ये सारी चीज़ें सीख पाओगे, है ना। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। अगर आज आप एक ही दिन कक्षा ले लेते हो इससे तो कोई प्रॉफिट होने वाला है नहीं। साथियों बढ़ते हैं अपन लोग आगे की ओर, यानी आगे का मतलब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरियाणा व पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने पर थूकने, ध्यान देना भाई, मास्क न पहनने एवं थूकने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। कुछ चीज़ें ये है ना टेक्निकी जो खराबी आ रही है आप लोग देखिएगा, ये सारी चीज़ें रिवीजन हुई है यहाँ तक। ठीक है, मास्क न पहनने एवं थूकने पर कितने रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की है। तो साथियों अगर अपन बात करें किसमें, हरियाणा और पंजाब 2 राज्य है, वहाँ की सरकारों ने ऐसा कदम उठाया है, तो वो 1 नंबर विकल्प है ना अपना सही है। 500 रुपये की क्या लगाया जाएगा जुर्माना अगर कहीं थूक भी दिया तो सार्वजनिक स्थलों पर, और साथ साथ में मास्क नहीं पहना तो। ठीक है, तो ये एक आप बात पूरी तरह से ध्यान रखना। हरियाणा और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, हरियाणा व पंजाब दोनों की संयुक्त राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है। अगर हरियाणा को हम लेते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तथ्य भी आप लोग ध्यान देना। अब अपन बढ़ते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर कि पी कुमारन को किस देश में भारत का हाई कमीशन नियुक्त किया है। पी कुमारन को किस देश में भारत का हाई कमीशन नियुक्त किया है। मित्रों उच्चायोग, मैंने आपको बताया ना उच्चायुक्त, उच्चायोग, और एक मैंने आपको बताया था ब्रॉड एम्बेसडर यानी राजदूत। तो एक बार ये प्रश्न पुनः आ गया। हमने कल ही एक अच्छे से प्रश्न के बारे में पढ़ा था, है ना, नाइजर देश के बारे में पढ़ा था हमने, है ना, तो वो भी ध्यान रखना। अब ये एक प्रश्न हमारा एक और महत्वपूर्ण आ गया है। आज हम जो बता रहे हैं वो किस देश की ये बात है, पी कुमारन की। तो ये जो पी कुमारन है ये किस देश के हाई कमीशन नियुक्त किए गए हैं, है ना, किस देश में भारत के हाई कमीशन नियुक्त किए गए हैं, सिंगापुर में। कहाँ पर नियुक्त किया गया है, सिंगापुर में नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी एक आपके लिए बहुत ही सुनहरा सा प्रश्न है, सिंगापुर। अब बात अगर सिंगापुर की करोगे मित्रों, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, राजधानी कौन सी है, सिंगापुर सिटी, और यहाँ की जो करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर, और पीएम है हलीमा याकूब। ठीक है, यहाँ के क्या है, पीएम है। तो ये सारी अच्छी बातें आपको जानने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि
शॉर्ट में आप लोगों ने नाम लिख रखा है और कई बार ये परीक्षाओं में भी आ चुका है, मेरे प्रश्नों में भी काफ़ी बार आ चुका है। एनडीपी, एनडीपी मतलब क्या हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया मित्रों, इसमें से यानी हमारा पहला ही विकल्प सही है, यानी मार्कोज ट्राइजो। मार्कोज ट्राइजो को क्या ट्रायोज को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है भाई, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं साथियों कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये कब विकसित हुआ था और ये अस्तित्व में आया था, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लिए होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूँ है ना, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, एनडीबी बी ये बी है, एनडीबी की जो स्थापना है साथियों ये 2014 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसकी स्थापना कब हुई, 2014 में। अगर हेड क्वार्टर की बात करें अपन तो इसका हेड क्वार्टर है संघाई, और संघाई कहाँ पर है साथियों, चीन। संघाई कहाँ पर है, चीन में है, ठीक है। तो वहाँ पर इनकी क्या हुई है, मतलब इनका हेड क्वार्टर है। और इसके अगर अपन बात करें अभी अभी इसके बने कौन, मार्कोज ट्राइजो, और पूर्व में है ना केवी कामत थे, ठीक है। ये 2 नंबर विकल्प है, केवी कामत, ये पूर्व में थे, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक जानकारी और ली। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डाटाबेस बनाने की योजना तैयार की है, सभी नागरिकों के लिए, ठीक है। तो साथियों ये डाटाबेस बनाने का मतलब हो गया स्वास्थ्य डाटाबेस, मतलब कौन आदमी किस बीमारी से ग्रसित है, कितने लोग किस बीमारी के हैं, कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग नॉर्मल है, ये सारी है ना, सारी जानकारियाँ लेने के लिए ये अभियान किस सरकार ने शुरू किया है। तो आपको याद रखना है ये कर्नाटक ने ऐसा काम किया, किसने, कर्नाटक ने, ठीक है। और कर्नाटक के बारे में हम बार बार पढ़ चुके हैं, इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु है और यहाँ के जो सीएम है वैएस येदियुरप्पा है। और मित्रों ये बीजेपी पार्टी के है, पहले यहाँ कांग्रेस ने है ना सरकार बनाई थी और है ना जेडीएस के साथ मिल करके, लेकिन वो सरकार ध्वस्त हो गई तो वापस बीजेपी ने वहाँ पर क्या बना लिया, सरकार बना ली। ऐसा एक राज्य में और भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में आप सब लोग जानते हो कांग्रेस की सरकार गिर गई और वहाँ सरकार किसकी बन गई, बीजेपी की। अब वहाँ पर है ना मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। साथियों आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण है ना फैक्ट है उसको हम लेंगे, है ना। कर्नाटक के बारे में हमने सामान्य जानकारियाँ ले ली है। प्रश्न नंबर 10 कि हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया गया है। देखो नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड हंगर डे, मतलब क्या हो गया, मतलब साफ है कि विश्व भूखमरी दिवस हो गया एक तरीके से ये। तो साथियों आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो है ना, भूखमरी की समस्या है ना एक विश्वव्यापी समस्या है। ये न कि अपने देश में, अपने राज्य में, न मतलब हर जगह पर व्याप्त है। कहने का मेरा तात्पर्य ये वैश्विक समस्या है, ये क्या है, वैश्विक समस्या है। कौन सी, भूखमरी की समस्या, ठीक है। और लगभग मैं आपको है ना एक अनुमान के मुताबिक, एक आंकड़े के मुताबिक 800 मिलियन, ध्यान रखना भी 800 मिलियन भूख से है ना जो पीड़ित लोग है, शिकार है, और उनके प्रति संवेदना और उनके प्रति कुछ अच्छी नीतियां बनाने के लिए ये जो दिवस मनाया जाता है WHD, वर्ल्ड हंगर डे, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, पीछे दिसंबर में है ना अक्टूबर दिसंबर में है ना एक जारी किया गया था एक इंडेक्स, कौन सा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, दिसंबर में, सॉरी अक्टूबर दिसंबर का कोई ताल्लुक नहीं है, दिसंबर में जारी की गई थी। तो ध्यान रखना उसमें उस सूचकांक में भारत का जो स्थान था वो 102वां स्थान था भाई, 102, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा था, 102वां स्थान था, ये भारत की रैंकिंग थी। और अगर अपन बात करें कुल उसमें 117 देश थे, ठीक है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी की गई थी, इस सूचकांक में भारत का 102वां स्थान था। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में इस प्रकार की स्थिति को देखें तो सही नहीं है। और दूसरी बात एक यहाँ ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ के जो लोग हैं वो सही डाटा उपलब्ध नहीं करवाते हैं। वाकई में हम मानते हैं कि इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भूखे सोते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना जो भूखे नहीं सोते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं हम भूखे सोते हैं। जैसे कि इसका ये ताज़ा उदाहरण है, अब हमारे अब इस परिस्थिति में लोगों के पास खूब सारा पैसा है, लोग जमा करके घरों में बैठे हैं और वो लोग अब आप देख रहे होंगे
मतलब हर प्रकार में हर एक जगह वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन मतलब अफसोस इस बात का है, गलत जानकारी यहाँ पर इकट्ठी की जाती है। अफसोस इस बात का कि वही लोग चयनित में होते हैं, मतलब बीपीएल कार्ड उन्हीं का ही होता है, ठीक है, और वही लोग सारा सब्सिडी की, गवर्नमेंट की सारी फ्री की, है ना, मतलब जो योजना है वही उठाते हैं। उनके पास खूब सारी भूमि है, उसमें अनाज भी पैदा होता है ना, धन धान्य उनके सब कुछ है ना, व्हीकल वगैरह भी है, लेकिन वो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो कहने का मतलब भारत के अंदर इस प्रकार की एजेंसियां जो ये डाटा है ना तैयार करती हैं, इनमें सत्यता बहुत कम होती है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ भूखमरी है, नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ लोग नहीं है, वो भी कहता है मैं भी भूखा हूँ। क्योंकि आप देखते हो कि अगर अभी मतलब इस परिस्थिति में भी आप देख सकते हो लोग काफ़ी, है ना, स्थिति। एक चीज़ आपने देखी होगी कि इस समय में भी लोग, है ना, मतलब सरकार को कोसते जा रहे हैं कि क्या कर दिया, भूख मर गए, ये मर गए, वो मर गए। लेकिन आपने देखा है कि किसी भी लोग ने, है ना, इतना महंगा मादक पदार्थ हो गया, किसी व्यक्ति ने उसको नहीं छोड़ा। शराब को किसी ने नहीं छोड़ा, वो पीने के लिए पैसे कहीं से आ जाते हैं। लेकिन, है ना, जर्दा, गुटखा, अक्ष्ता, है ना, ये जो कचरा पचरा जो लोग खाते हैं, तो वो सारा उसके लिए एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन रोटी के लिए नहीं। रोटी के लिए अगर उनसे पूछे कि नहीं हम गरीब है और भूखे हैं, तो ये आंकड़े थोड़े से एक तरीके से संदिग्ध भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, क्योंकि उन्होंने जारी किया है ना, ये महत्वपूर्ण तथ्य। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। बात हम कर रहे थे कि हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है, तो अभी हम इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंचते हैं। यानी 3 नंबर विकल्प सही है, 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। एक चीज़ आप ये ध्यान रख लेना, जो कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर अपन बात करें इस, मैंने आपको वर्ल्ड हंगर सूचकांक जो बताया था इंडेक्स, इसमें टॉप पर बेलारूस है। कौन है? बेलारूस है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, एक और इम्पोर्टेंट डे है जो 29 मई को आता है ना। दो एक साथ बता देता हूँ। एक तो साथियों, अगर अपन 29 मई की बात करें तो वर्ल्ड, ध्यान देना भाई, है ना, वर्ल्ड, एक अपन बात करें डाइजेस्टिव, है ना, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। मैं अगर हिंदी में अगर बोलूं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है विश्व पाचन दिवस। विश्व पाचन दिवस, ठीक है। तो विश्व पाचन दिवस आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। एक मैं और बता देता हूँ, एक और अच्छा सा दिन जो आप लोगों को याद करना है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान देना भी, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस भी 29 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है। अब हम एक और तथ्य पर चलते हैं। अगला तथ्य अपना रहेगा कौन सा, कि अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। ये 2 दिवसों वाली बात हमने बताई है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर ही कर देता हूँ, अगर अपन पूरे के पूरे, है ना, अपन पूरे महीने के अगर दिवसों की बात करें तो मैं इंपॉर्टेंट है आपको फटाफट बता देता हूँ। 1 मई को श्रमिक दिवस, गुजरात दिवस, महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को अपना वर्ल्ड ट्यूना डे, है ना। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस, है ना, स्वतंत्रता दिवस। और अगर 4 मई की बात करें तो अग्निशमन दिवस। अगर 5 मई की बात करें तो वर्ल्ड अस्थमा डे। अगर 7 मई की बात करें तो एथलेटिक्स डे। और उसके बाद अगर अपन बात करें किसकी, 8 मई की, तो वर्ल्ड रेड क्रॉस और थैलेसीमिया डे। 9 मई की बात करें तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 10 मई को मदर्स डे। 11 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी एवं प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी प्रकाश दिवस। और उसके बाद 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। उसके बाद 18 को अपना आया था, कौन सा आया था, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, है ना, हमने पढ़ा था। उसके बाद 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय, हमने टी डे पढ़ा था ना, इंटरनेशनल टी डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। और एक हमने पढ़ा था आतंकवादी विरोध दिवस। 22 मई को अभी अभी, है ना, ज़्यादा दिन नहीं हुए, आपको याद भी रहे होंगे, जैसे मुझे याद होते हैं आपको भी याद होना चाहिए, है ना। तो 22, अगर 21 मई की बात हमने कर ली है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। 22 की, है ना, 21 के ठीक अगला 22 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 को आप अगर पढ़ोगे, आपने पढ़ा है विश्व कछुआ दिवस। और लास्ट, है ना, अगर 25 बात करेंगे 25 की, तो वर्ल्ड थायराइड डे। और उसके बाद सीधा 28 में आ जाते हैं। 28 में आप लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, ये थोड़ा सा एक बार इस प्रश्न के ऊपर आप पुनः भी गौर कर ले। यानी अभी अभी हमने एक दिन पढ़ा है वर्ल्ड हंगर डे।
इसी तारीख को एक दिवस और आता है साथियों, मैं आपको एक और बता देता हूं, अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो, अंतर्राष्ट्रीय महिला, ध्यान देना भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्रवाई दिवस भी 28 मई को आता है, ठीक है। और 29 मई को हाल ही में मैंने 2 दिन बताया, तो ये पूरे महीने के दिन आ गए, सारे दिवस आ गए साथियों। अब हम अगले महीने में अगले दिवस से शुरू करेंगे और महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में आईओसी ने किस भारतीयों को ओलंपिक चैनल का सदस्य बनाया है, किस भारतीय को, ध्यान देना भाई, आईओसी। अब सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आईओसी वास्तव में है क्या, आईओसी वास्तव में है क्या भाई, इसकी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो वास्तव में ये अध्यक्ष किसे बनाया गया। आईओसी होता है इंटरनेशनल ओलंपिक, अगर अपन बात करें कमिटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है। 1894 में इसकी स्थापना हुई। हेड क्वार्टर की बात करें तो लॉशन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में होगा। अध्यक्ष की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे शायसबाग, ठीक है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण बात हुई। अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, इस प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे आईओसी की तो वो हो जाएंगे कौन, अपने पहला ही विकल्प सही है, नरेंद्र बत्रा, ठीक है, नरेंद्र बत्रा को बनाया गया है। और जब बात इस प्रश्न में, और अगर हर्षवर्धन की बात करें मित्रों, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के कार्यकारी चेयरमैन बनाए गए हैं। अगर अपन बात करें किसके बारे में, राजेश गोयल के बारे में, तो नारेडको के ये अध्यक्ष है ना, बात की थी हमने। और दिलीप उमेन को भी हमने पढ़ा था, एक और विकल्प है देखो, दिलीप उमेन, और ये क्या थे, आईएसए के हेड है ना, इंडियन स्टील अथॉरिटी के क्या है, ये हेड है, ठीक है, प्रमुख है। तो ये बात भी हमने कर ली है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 1 और, है ना, हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 के चलते कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 36वें, है ना, राष्ट्रीय खेलों को कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस की वजह से क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। तो ये कब तक किया गया है, क्या 2021, 22 या 23 तक? नहीं साथियों, इस प्रश्न का विकल्प होगा अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मतलब मेरा ये है, अभी ये पता नहीं है कि इसका आयोजन कब होगा, मतलब इसकी अगली डेट जारी नहीं की गई है, ठीक है। और ये अक्टूबर नवंबर, है ना, 2020 का इसका क्या किया जाना था, आयोजन होना था। और 36वां जो नेशनल गेम्स है ये कहाँ होने थे, गोवा में होने थे। और आपको ये भी ध्यान होगा, जब खेलों की बात आई है तो हमारे खेल मंत्री कौन है साथियों, किरण रिजिजू है। कौन है, किरण रिजिजू है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसके मस्कट की बात करें तो वो हो जाएगा रिब्बुगुल्ला, है ना, गोवा का जो राज्य क्या है, पक्षी भी है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना। और गोवा की राजधानी पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे, है ना, है, आप सब लोग जानते होंगे। और आपको याद होगा गोवा के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत है। भारत भ्रमण की कक्षा में हमने विस्तार से पढ़ा है, अगर कोई पढ़ना चाहते तो आप, है ना, प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। और अगर अपन बात करें, है ना, राज्यपाल की साथियों, सीएम तो प्रमोद सावंत हो गए, राज्यपाल सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व में क्या थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, वहाँ पर जो यूटी बन गई, मतलब वो केंद्र शासित बन गया, इसलिए अब, है ना, राज्यपाल से वापस तो उपराज्यपाल कैसे हो, इसलिए इन्हें राज्यपाल इधर गोवा का बना दिया गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, एक और अपना, है ना, एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना, ये जो गोवा है ये कोविड-19 की वजह से, है ना, कोविड-19 मुक्त होने वाला प्रथम राज्य बन गया था, है ना, गोवा। और अगर बात करें वापस, अब हाल ही में वापस इसमें केस आ गए, एक बार तो मुक्त घोषित कर दिया गया था। और इधर अपन बात करें किसकी, केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख, है ना, कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13, हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर #सेफ होम अभियान लॉन्च किया है। किसने, फीफा ने किसके साथ मिलकर, ये हमें आप, है ना, हमें बताना है कि ये काम इन्होंने किसके साथ मिलकर किया है। काम फीफा ने किया है ये तो पक्का हो गया, लेकिन किसके साथ, WHO के साथ। किसके साथ, WHO के साथ। और WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना साथियों कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो, है ना, हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में है। इसके हेड कौन है, टेड्रोस अदानो गिब्रियस है, टेड्रोस अदानो। और अगर अपन बात करेंगे साथियों, ये जो क्या है, डाटा एकत्रित करने के लिए एक, है ना, एक डाटा एकत्र करके उसकी जांच की जाएगी। और साथियों ध्यान देना, सेफ होम अभियान है, ये नहीं है कि घर में ठहरना है, घर में सुरक्षित, ये इसलिए नहीं है, ये सेफ, है ना,
होम जो अभियान है ये घरेलू हिंसा के लिए, ध्यान रखना, महिलाओं का इन लॉकडाउन में इन दिनों महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जो बढ़ गई है तो उसकी जांच करने के लिए और न्याय दिलाने के लिए, ध्यान देना, महिलाओं की हिंसा के लिए खूब सारे आयोग बने, लेकिन अफसोस पुरुषों की भी हिंसा होती है लेकिन उसके लिए आयोग नहीं बने हैं। ठीक है, आप लोग मांग उठाइएगा। साथियों, अब अपन बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण WHO के बारे में। जितनी जानकारियाँ हो सकती थी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। ठीक है, लगातार निरंतर कराता ही रहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग कि अगला जो अपन प्रश्न है उसको लेते हैं। प्रश्न नंबर अपना है 14 है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सेहान मधुशंका को हेरोइन रखने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मतलब ये हेरोइन के साथ पकड़े गए हैं। अब साथियों, हेरोइन का मतलब हमारे यहाँ हेरोइन किसको कहते हैं आप समझ गए होंगे। हीरोइन कहते हैं ना, वो हम कहते हैं किसको, अभिनेत्री को। ठीक है, जो फिल्मों में रोल अदा वगैरह करती है उसको कहते हैं। लेकिन हेरोइन एक मादक पदार्थ है, ध्यान देना। तो इसके साथ पकड़ लिया गया है किसको, श्रीलंका के खिलाड़ी को जिसका नाम है सेहान मधुशंका, और पकड़ करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनके ऊपर सभी तीनों फॉर्मेट में ना, वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट में क्या लगा दिया है, और रोक लगा दिया है। और ये खिलाड़ी किस देश का है ये मैंने आप लोगों को पहले ही इसके बारे में क्या करवा दिया गया है, अवगत करा दिया है। श्रीलंका का है, क्या है, श्रीलंका का है। इसे निलंबित कर दिया है और 3 वर्ष के मतलब एक तरीके से जब तक जांच होगी तब तक इसको क्या कर दिया गया, जब तक ये बरी नहीं होगा तीनों फॉर्मेटों पे रोक लगा दिया गया है। ठीक है, अब श्रीलंका की बात कर लेते हैं। यहाँ की करेंसी कौन सी है, श्रीलंकन रुपीज है, आप सब लोग जानते होंगे। राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी है। और कॉमर्शियल राजधानी की बात करें तो कोलंबो है, आप सब लोग जानते भी होंगे। राष्ट्रपति, अरे भाई की सरकार है यहाँ, आपको बताया ना मैंने। राष्ट्रपति कौन है यहाँ, राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है, तो भाई की सरकार विश्व में, ऐसा पहला ही मामला है। और प्रश्न नंबर हम 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कि हाल ही में किसे अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो साथियों, इन प्रश्नों में से हमें उत्तर चुनाव करना होगा विकल्प में। तो सबसे पहले हमारा विकल्प रहेगा कि अपना जो उत्तर है वो मीराबाई चानू। उत्तर कौन सा है भाई, मीराबाई चानू है। और ये सबसे सटीक अपना उत्तर रहेगा। और एक चीज़ आप लोगों को साथ साथ में ये भी याद रखनी है मीराबाई जो चानू है ना, इनको पहले भी कई अवार्ड मिल चुके हैं। सबसे बड़ा खेल रत्न जो पुरस्कार है वो भी इन्हें दिया गया था खेल का। और पद्मश्री से भी ये क्या हो चुकी थी, सम्मानित पहले भी हो चुकी थी। तो इस प्रश्न का अपना उत्तर क्या होगा, मीराबाई चानू 15वां है ना। और अर्जुन पुरस्कार से इसे क्या किया गया है, नामित किया गया है। ठीक है, अभी दिया नहीं गया बल्कि इसके लिए नामित, नॉमिनेट कहते हैं इसके लिए। जब दिया जाएगा तब मैं आपके सामने ये जानकारी लेकर के जरूर आऊँगा। तो ये थे आज के अपने, थोड़े प्रश्न ज़्यादा थे, समय भी आप थोड़ा ज़्यादा लगा क्योंकि पिछले एक दिन जो कक्षा नहीं लगी उसकी भरपाई हमने यहाँ पर की है। अब अपन बात करते हैं साथियों आज का आपका सवाल कि दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल का नाम क्या है। बताना है साथियों, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल का नाम क्या है। ठीक है, वहाँ पर विधानसभा है, आप लोग ये भी जानते होंगे दिल्ली में, और वहाँ पर उपराज्यपाल है क्योंकि वो संपूर्ण राज्य नहीं है इस वजह से। और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि किरण बेदी है या अनिल बैजल है या गिरीश चंद्र मुर्मू है या R.K. माथुर है। और विशेषकर मित्रों मुझे तो आप लोग ये चारों ही उत्तर बताओगे कि किरण बेदी किसकी राज्यपाल है, अनिल बैजल किसका राज्यपाल है, गिरीश चंद्र मुर्मू किसका राज्यपाल है, R.K. माथुर किसका है। और दिल्ली के बारे में कोई जानकारियाँ हैं आपके पास, अगर आपके पास समय तो लिख देना। और आज आपके लिए एक अच्छा सा मैं दोहा भी लेकर आया हूँ कि तुलसी हाय गरीब की कबू न निष्फल जाए, मरे बेल की चाम सो लोआ भस्म हो जाए। कबीर जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं साथियों, कबीर जी कहते हैं कि गरीब की हाय है वो बहुत खतरनाक होती है और कभी भी निष्फल नहीं जाती। जिस प्रकार मरे बैल की चामसू यानी मरे हुए बैल की जो चमड़ी होती है उससे लोहा क्या हो जाता है, भस्म जल जाता है। ठीक है, उसकी रगड़ से। तो मित्रों ये ध्यान देना कि गरीब की हाय बहुत खतरनाक होती है, इसलिए गरीब को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना, कभी उनको ठेस नहीं पहुंचाना। इससे आपका जीवन काफ़ी सुखी होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की कक्षा को यहीं संपन्न करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।